हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ ऑफ़र क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। याद रखिए, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि ऑफ़र क्या होता है। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे ही ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे ही प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। और वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, यानी कि लॉ परमिट दे देता है, परमिशन दे देता है कि हाँ जो आपका एग्रीमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनने में समय है, अभी हम एक्सेप्टेंस पर हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2B में। सेक्शन 2A में क्या दे रखा था? ऑफर। सेक्शन 2B में क्या दे रखा है? एक्सेप्टेंस। इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है और वो अपनी एसेंट को सिग्निफाई कर देता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड मान लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, आपने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि आपने अपनी एसेंट मेरे को सिग्निफाई कर दी। तो जैसे ही आपने अपनी एसेंट मुझे सिग्निफाई करी, ये मान लिया जाएगा कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसे ही प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसा कि हमने देखिए ये ऊपर पढ़ा था, ये जो मैंने ये बना रखा है, ये ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। जैसे ही ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वो प्रॉमिस बन जाएगा। ये वाली लाइन यहाँ पे लिख रही है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे जैसे हमने ऑफ़र में पढ़े थे, कुछ इसेंशियल्स पढ़े थे ऑफ़र के, वैसे ही इसमें एक्सेप्टेंस की कुछ इसेंशियल्स हैं। तो जो पहला इसेंशियल है वो क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। जैसे हमने ऑफ़र में पढ़ा था कि जो ऑफ़र होता है वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। भाई जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि कोई ऑफ़र भी निकला हुआ है। तो ऑफ़र का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। भाई जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस का भी। तो इसका एक केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, 1863 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ हैं फेल्टहाउस, इनका एक नेफ्यू होता है। नेफ्यू के पास एक हॉर्स होता है जिसको फेल्टहाउस पसंद करते हैं कि हॉर्स अच्छा है उनका। तो जो फेल्टहाउस यानी कि जो अंकल हैं वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखते हैं। लेटर में लिखते हैं कि तुम्हारा घोड़ा मुझे पसंद है और मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। जो नेफ्यू होता है वो रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो अपने ऑक्शनियर से कह देता है। ऑक्शनियर कौन? जो डिफेंडेंट है, बिंडले। वो अपने ऑक्शनियर से कह देता है कि मेरे चाचा ने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको घोड़ा बेच दूँ, यानी कि मैं उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ। ये वाली बात वो अपने ऑक्शनियर से कहता है, बिंडले से। लेकिन बिंडले क्या करता है, कुछ दिनों बाद वो घोड़ा किसी और को बेच देता है। तो जो फेल्ट हाउस हैं, फेल्ट हाउस यानी कि जो चाचा हैं, वो अपने जो बिंडले के अगेंस्ट केस कर देते हैं। बिंडले कौन? जो ऑक्शनियर है। चाचा ने ऑक्शनियर के खिलाफ केस कर दिया। तो जो कोर्ट है, कोर्ट कहती है कि जो 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 नेफ्यू था, नेफ्यू ने अपना एक्सेप्टेंस बिंडले को कम्युनिकेट किया, ना कि ऑफरर को। फेल्ट हाउस को कम्युनिकेट नहीं किया। जो जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है वो ऑफरी के द्वारा ऑफरर को किया जाता है। मैंने कहा ना, जैसे ऑफरर को, जो ऑफरी होता है वो किसको कम्युनिकेट करेगा? ऑफरर को। ऑफरी कौन है यहाँ पर? ऑफरी यानी कि जिसको ऑफर दिया जाता है, और ऑफरर वो जो कि ऑफर देता है। ऑफरी कौन है यहाँ पर? नेफ्यू। नेफ्यू ने जो कम्युनिकेट किया वो अपने ऑक्शनियर को करा, ऑफरर को यानी कि अपने चाचा को नहीं करा। इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। तो इसलिए ये केस वैलिड नहीं माना गया। यहाँ पर जो नेफ्यू है उसको लायबल नहीं माना गया। इससे इस केस से एक और चीज़ पता चली। क्या चीज़ पता चला? कि जैसे कि चाचा ने एक ड्यूटी इम्पोज कर दी थी नेफ्यू के लिए कि अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूँगा कि तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप ऐसे कंडीशन भी नहीं लगा सकते। जो ऑफरी है उसके पास पूरा राइट है कि वो एक्सेप्ट ना करे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए।
इस केस से एक और चीज़ पता चली, क्या पता चली? जो ऑफरी होता है सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है, जो एक्सेप्टेंस होती है सिर्फ वही कम्युनिकेट कर सकता है, या तो ऑफरी करे या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट करे, कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको ऑफ़र दिया तो आप ही तो कम्युनिकेट कर सकते हैं मुझसे। मैंने आप ऑफ़र दिया तो कोई और सोना कर देगा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सपोज़ करिए दो पार्टीज़ हैं, ए और बी। ए ने बी को ऑफ़र दिया तो क्या सी उसको एक्सेप्ट कर सकता है? सी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफ़र आपको दिया है, ना कि सी को। तो कम्युनिकेट कौन करेगा? कम्युनिकेट भी तो बी ही करेगा, सी थोड़ी ना कर देगा, क्योंकि सी पार्टी है ही नहीं। बाय हिज एक और लाइन लिख रही है, बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, यानी कि सपोज करिए दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बी को ऑफर दिया, बी खुद कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन बी अपने एजेंट को, जो उसका एजेंट है, सपोज करिए कोई सी एजेंट है, अपने एजेंट को ऑथराइज करता है कि तुम ए से क्या हो कि मैंने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये भी कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो कौन कर सकता है? तो ऑफरी खुद करे या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट करे। इसका एक इंपॉर्टेंट केस लो है पॉवेल वर्सेस ली। ये 1908 का केस है। इस केस में क्या हुआ था? जो प्लेंटिफ है वो हेड मास्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है। सामने कुछ लोग बैठ रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और जो प्लेंटिफ है वो इंटरव्यू देने जाता है। जब वो इंटरव्यू देकर वापस आता है तो जो सामने जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इसको एज अ हेड मास्टर अपॉइंट कर लेंगे, यानी कि तुम्हारा ऑफ़र हम, मतलब यानी कि उसका ऑफ़र हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये वाली बात है ये लोग आपस में ही कहते हैं, ये प्लेंटिफ को नहीं कहते ये वाली बात। लेकिन वहाँ पे कमरे में एक और कोई आदमी बैठा होता है, वो जाकर प्लेंटिफ को बताया जाता है कि जो बोर्ड वाले हैं, यानी कि जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि वो तुम्हें एज अ हेड मास्टर अपॉइंट कर देंगे। लेकिन अगले दिन होता ये है, जो बोर्ड वाले होते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। तो जो प्लेंटिफ है वो केस कर देता है बोर्ड के खिलाफ। वो कहता है कि आपने मुझे अपॉइंट करना था। तो जो कोर्ट है वो कहती है कि जो बोर्ड वाले हैं उन्होंने आपस में ही डिसाइड किया था, उन्होंने आपसे कम्युनिकेट तो नहीं किया है आप उनका एक्सेप्टेंस, ना उन्होंने किसी को ऑथराइज़ किया था। जिस बंदे ने आपको बताया कि आपको ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको बोर्ड ने ऑथराइज़ नहीं किया था। तो जब तक जो ऑफरी होता है वो अपने एजेंट को ऑथराइज़ ना करे, तब तक वो एजेंट कम्युनिकेट कराए ऑफ़र को, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक और चीज़ याद रखिए कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि सपोज करिए दो पार्टीज़ हैं ए और बी। ए ने बी से कहा मैं अपनी बाइक तुम्हें 10,000 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ, तुम खरीदोगे क्या? बी कुछ नहीं बोलता, बी शांत रहता है। तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है? नहीं, क्योंकि बी ने जब कुछ कहा ही नहीं, बी ने अपनी एसेंट दी नहीं, बी ने कुछ सिग्निफाई किया ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसलिए कहा गया कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं अपने मन में ही कोई बात रख लूँ तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आपने मुझको कोई ऑफ़र दिया और मैंने मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको कुछ नहीं बताया। आपने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाह रहा हूँ 10,000 रुपये में, तुम खरीदोगे क्या? मैंने अपने मन ही मन में कह दिया कि हाँ मैं खरीद लूँगा, लेकिन आपको मैंने कुछ नहीं बताया, तो ये भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, सिग्निफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी इशारे से कर दो, किसी कंडक्ट से कर दो, कोई एक्ट से कर दो, या फिर खुद ही बोल दो। लेकिन अगर मन ही मन में रख लिया या फिर मैंने किसी और तीसरे को बता दिया, तो वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ऑफरर को पता चलना ज़रूरी होता है कि तुमने कि सामने वाले ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। जो इसका दूसरा एसेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये दे रखा है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 पढ़ेंगे अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें दे रखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है विदाउट लिविंग अ कॉर्नर ऑफ डाउट, यानी कि बिल्कुल भी शक नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, बाइक का ही लेते हैं, तो कार का लेते हैं। अब की बार मैंने कही कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ तुम्हें 5 लाख रुपए की, खरीदोगे तुम? तुमने कह दिया कि यार बहुत महंगी है, मैं देख लूँगा, मैं घर पे पता कर लूँगा, अपने पापा से पूछ लूँगा कि वो ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते, अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। तो आपने यहाँ पर एक डाउट छोड़ दिया ऑफरर के लिए। तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। या तो हाँ कि मैं तुम्हारी कार खरीद लूँगा, या फिर ना कि मैं तुम्हारी कार नहीं खरीदूँगा। ये हो गया एब्सोल्यूट का। अनक्वालिफाइड का मतलब कि आप जो ऑफ़र मिल रहा है आपको, आप उसमें टर्म्स और कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते।
आप उसको काउंटर ऑफर नहीं कर सकते। जैसे काउंटर ऑफर मैंने पिछली टाइप्स ऑफ ऑफर में बताया था कि जब कोई ऑफर देता है आपको तो आप टर्म्स और कंडीशंस चेंज, अगर आप टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो वो काउंटर ऑफर माना जाता है। तो जो एक्सेप्टेंस होती है वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि विदाउट काउंटर ऑफर होनी चाहिए, विदाउट चेंजिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको ये ऑफर दिया कि तुम मेरी कार खरीदोगे क्या 5 लाख रुपए में, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, 4 लाख कर लो, 3 लाख कर लो, तो आपने टर्म्स और कंडीशंस चेंज कर दी। ये अनक्वालिफाइड नहीं है, अनक्वालिफाइड ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस। ये वाली बात कहाँ मिलती है हमें? सेक्शन 7 में मिलती है, सेक्शन 7 के क्लॉज 2 में। तीसरा एसेंशियल है हमारा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल और प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर मतलब यानी कि अगर मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कोई, और मैंने बता रखा है ऑफ़र में कि आप इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको एक्सेप्ट उसी तरीके से करना पड़ेगा। आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपने किसी और तरीके से करा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑफ़र दिया आपको, साथ में मैंने ये भी कह दिया कि आप मुझे कुछ एडवांस भी देंगे, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन एडवांस नहीं देते, तो आप क्या ये माना जाएगा कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में आपने एक्सेप्ट किया है? ये नहीं माना जाएगा। मैं ऑफ़र को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि वो प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं है। प्रेस्क्राइब मैनर मतलब जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको एक्सेप्ट करना है उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप उस तरीके से बताए गए तरीके से अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर मैं ऑफ़र को कैंसिल कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे कि आप एक्सेप्ट करेंगे तो राइटिंग में ही एक्सेप्ट करिएगा, मुझे फ़ोन मत करिएगा, सिर्फ राइटिंग में मैसेज कर दिएगा मुझे। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस का प्रेस्क्राइब मैनर हो सकता है। दूसरा दे रखा है यूजुअल मैनर, इन यूजुअल मैनर। यूजुअल मैनर मतलब जैसे कि अगर मैंने कोई तरीका नहीं बता रखा है कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो यूजुअल मैनर की तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूजुअल मैनर यानी कि जो आम तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ़ोन कॉल कर दिया या फिर मुझे एक मैसेज कर दिया कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये यूजुअल मैनर तब है जब प्रेस्क्राइब मैनर ना हो, वरना तो प्रेस्क्राइब मैनर की तरीके से ही करना होता है। फोर्थ एसेंशियल, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। मतलब आप ऑफ़र को एक्सेप्ट तभी तो कर पाएंगे जब ऑफ़र एग्जिस्टेंस में हो। अगर ऑफ़र लैप्स कर गया तो आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसे? जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ ऑफर में बताया था आपको, स्टैंडिंग ऑफ़र। स्टैंडिंग ऑफ़र मैंने बताया था कि वहाँ पर कुछ टाइम लिमिट दे दी जाती है कि जो ऑफ़र है वो इतने समय से इतने समय तक ही वैलिड है और इतने समय के बाद ये ऑफ़र लैप्स कर जाएगा। जैसे जैसे निकालते हैं कि 10 से 16 तारीख तक डील है कोई, तो जब 16 तारीख को वो वाली डील ख़त्म हो जाएगी तो 17 तारीख को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या ऑफ़र को? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो ऑफ़र को आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब वो एग्जिस्टेंस में हो। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि जैसे मैंने आपको नहीं बताया, जैसे स्टैंडिंग ऑफ़र में तो बता दिया जाता है कि ये वाला ऑफ़र इतने समय से इतने समय तक है। अब सपोज़ करिए मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया लेकिन मैंने टाइम प्रेस्क्राइब नहीं करा कि ये वाला ऑफ़र कब तक एग्जिस्टेंस में हो, तो वो क्या ऑफ़र हमेशा के लिए वैलिड माना जाएगा? क्या वो ऑफ़र हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा वो वाला ऑफ़र? नहीं, वो वाला ऑफ़र रहेगा सिर्फ रीज़नेबल टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप मेरी बाइक खरीदेंगे क्या 10,000 रुपये में? आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप मेरे पास 5 साल बाद आते हैं और 5 साल बाद आके कहते हैं कि तुमने मुझे 5 साल पहले एक ऑफ़र दिया था, आज मैं वो वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि 5 साल हो गए, रीज़नेबल टाइम खत्म हो गया। कोई भी नहीं सोच सकता कि 5 साल बाद कोई मेरे पास आएगा वापस उस एक्सेप्टेंस को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक रीज़नेबल, अगर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है तो रीज़नेबल टाइम में ही आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्टेंस मे बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। जैसा कि हमने ऑफ़र में पढ़ा था कि जो ऑफ़र होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, वैसे ही मैंने बताया था कि सेक्शन 9 में ये भी दे रखा है कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। सेक्शन 9 में दोनों चीज़ों के बारे में दे रखा है, ऑफ़र के बारे में भी, एक्सेप्टेंस के बारे में भी, कि दोनों एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो एक्सप्रेस मतलब कि राइटिंग में भी कह दो, ओरल में भी कह दो। जैसे कि मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया तो आप मुझसे ओरल में भी कह सकते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और राइटिंग में भी कह सकते हैं कि जैसे मुझे लेटर लिख दिया, मुझे मैसेज कर दिया, मुझे मेल कर दिया, तो राइटिंग में भी हो गया। तो ये एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड कैसे? इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट, यानी कि आप कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया या फिर ऐसा कोई ओमिशन कर दिया, आपने कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया, आपने कोई ऐसी हरकत कर दी कि जिससे पता चल गया कि आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कि बस वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था टाइप्स ऑफ ऑफर में, वैसे ही दोबारा समझ लीजिए कि बस जा रही है, आप बस में जाके बैठ गए और वहाँ पे जब बस से जब उतरे तो आपको बस का किराया देना पड़ेगा क्योंकि आप बस में बैठे हैं। तो ये आपने उसके ऑफ़र को
एक्सेप्ट कर लिया है। आपने कुछ बोला कि मैं आपके बस में बैठ रहा हूँ, या फिर मुझे या कि मैं आपकी बस में बैठ रहा हूँ, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप जैसे ही बैठे तो ये समझ लिया जाएगा कि आपने बस वाले को ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। इम्प्लाइड का एग्जांपल एक और हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। अब खाना खाने के बाद क्या आप फ्री में खाएंगे? जब वो रेस्टोरेंट वाला बिल मांगेगा तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि आपने रेस्टोरेंट वाले का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ पर आप कुछ बोले तो नहीं, वहाँ पे आप गए, खाना खाया, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हुई। ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एक और दे रखा है, सेक्शन 8 में भी दे रखा है। सेक्शन 8 में दे रखा है कि जैसे कोई ऑफ़र दिया, सपोज़ करो मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया, आपने जैसे ही मेरे ऑफ़र की टर्म्स और कंडीशंस फुलफ़िल करी, यानी कि आपने जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है उसको परफॉर्म किया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।